Unacademy. Let's crack it. Hello dear students, a very warm welcome to the Math Matters channel, Unacademy. I am Aditya Gupta, Special Educator Mathematics in IITJ category. Today we have a very special guest with us who needs no introduction, absolutely everyone's favorite mathematics teacher. And he has also authored some of the top books like the Black Book, Yellow Book, Pink Book. Director and HOD Mathematics, Vibrant Academy, Kota, Vikas Gupta sir. So sir, welcome to this session and thank you for sparing some time out of your busy schedule for us. हेलो। हाँ यस सर। सर आज जो है काफी स्टूडेंट्स ने आपके लिए काफी सारे क्वेश्चंस भी भेजे हैं जो वो आपके बारे में भी जानना चाहते थे, तो उनमें से हमने सम ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस को इकट्ठा किया है एंड वी वुड लाइक टू आस्क अबाउट दोस। तो सर जैसे अगर हम बात करें कि आपके चाइल्डहुड की, जैसे आपने किस तरह खुद की तैयारी चालू की और हाउ यू रीच्ड आईआईटी जेईई लेटर ऑन टू द स्टेज, तो सर उसके बारे में आप कुछ बताइए। क्योंकि जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा से इंटेलिजेंट होते हैं, कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको थोड़ा बाद में जाके वो होता है। तो सर आपकी पर्सनली जर्नी किस तरह से रही? फ्रैंकली स्पीकिंग आदित्य, Yes. मैं आईआईटी में मतलब कहते हैं ना पुश करके भेजा गया। अच्छा अच्छा। एक्चुअल में मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, बट स्लोली इम्प्रूव करते करते जो है ना थोड़ा स्कूल में रैंक ठीक ठाक आने लग गई, 3rd रैंक। फिर जिसे कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट, वो था मेरा 10th क्लास में अपने स्कूल में टॉप करना। अच्छा मुझे नहीं समझ में आया कि ये कैसे हुआ, लेकिन somehow it happened। yes. और जो है जब मैं 11th क्लास के मिड में था, मुझे स्कूल के बच्चे मिलते हैं। एक बच्चा मुझसे पूछता है कि और विकास तुमने तो एमएल खन्ना खत्म कर दी होगी। तब मुझे पता पड़ता है कि यार एमएल खन्ना कोई बुक होती है। yes. तब मुझे ऐसा लगा कि लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, इस तरह की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि स्कूल पर है तो कुछ अच्छी तैयारी कर रहा होगा, अच्छे एग्जाम करेगा। तब मैंने 12th क्लास में जाकर के जो है ना आईआईटी के बारे में सोचना शुरू किया। अच्छा अच्छा। उससे पहले आपका पूरा खुद से कर चल रहा था? पूरा सेल्फ मतलब इनफैक्ट मैं कहूँगा कि मैंने ट्यूशन कोचिंग की तो बात की बात है। अच्छा। ट्यूशन भी वेरी फर्स्ट टाइम, 10th तक मैंने कोई ट्यूशन नहीं ली कभी। अच्छा। सीधा 11th क्लास में मुझे थोड़ा बहुत लगा कि 11th में सिलेबस में जो है ना काफी डिफरेंस आता है 9th से, जैसा बच्चे भी जानते होंगे कि बहुत न्यूमेरिकल बेस्ड हो जाता है। Correct. तो वो स्कूल में उतना अच्छा नहीं हो पा रहा था। yes. तब सुनने में आया कि यार मेरे कॉलोनी में जो एक टीचर हैं पॉल सर, उनके यहाँ लोग जाते हैं। तो कुछ दिनों के लिए मैं गया वहाँ, लेकिन वो जिसे कहते हैं बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स, वो भी बस स्कूल का एक थोड़ा सा एडेड वर्जन कह दो कि हाँ थोड़ा सा उससे अपग्रेड बस। yes. एक्चुअल तैयारी तो मेरी 12th क्लास से हुई। क्लास में जाकर के मैंने एक्चुअल कोचिंग ज्वाइन किया, और वो भी फर्स्ट टाइम सिर्फ फिजिक्स ज्वाइन किया था मैंने। अच्छा अच्छा। ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, मैथ्स नहीं पढ़ा। फिर लेटर ऑन 3-4 मंथ्स के बाद लगा कि यार मैथ्स में भी पिछड़ रहे हैं, मैथ्स में भी उतना अच्छा नहीं कर रहे, तब फिर मैथ्स की ज्वाइन की। अच्छा। तो इस तरीके से बस इंडिविजुअल टीचर्स से थोड़े बहुत मंथ्स पढ़ करके तैयारी की हुई है। अच्छा, और उसी से आपका आईआईटी जेईई में फिर सिलेक्शन हुआ? यस सर। हाँ, क्योंकि मैंने शायद बच्चों को बताया भी हुआ है कि मैंने जो है ना मैंने ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट्स पूरे टॉपिक्स पर आईआईटी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन की ही नहीं थी। अच्छा अच्छा। तो जितना टाइम परमिटेड था उसमें जितना मैं ठीक से कवर कर पाया, मैं बस उतना ही कर पाया। अच्छा। तो मैं तो बहुत सेलेक्टिव था कि मुझे ये टॉपिक आते हैं, मुझे ये टॉपिक आते हैं, मुझे ये आते हैं। मेरे पास में ज्यादा ऑप्शन थे नहीं, तो मुझे जो कुछ करना है वो इन्हीं टॉपिक्स में करना है। तो सर 10th से ही आपने, मतलब जैसा आपने बताया 10th में आपकी फर्स्ट रैंक आई और फिर आप 11th 12th में थोड़ा लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करके आप निकल गए। तो सर इससे पहले अगर हम बात करें जैसे 9th क्लास तक की, तब तक आपका क्या शेड्यूल था? क्योंकि कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ कि जैसे 9th तक वो थोड़े कम सीरियस भी रहते हैं, बट फिर 10th में उनको लगता है अब बोर्ड्स हैं, अब हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, या आप हमेशा से ही बहुत ज्यादा सीरियस थे सर? नहीं, मैं देखो मैं गेम्स बहुत प्ले करता था। अच्छा और अच्छा। जैसे बच्चों का होता है ना कि अब हॉलीडेज आएंगे तो हम इस हॉलीडेज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे बैकलॉग कवर करने में, ऐसा मैं भी सोचता था। लेकिन वो हॉलीडेज भी गेम्स में निकल जाया करते थे। मैं तो दिन भर खेलने वाले लोगों में हुआ करता था। ओके। तो मेरा वेरी फर्स्ट टाइम अगर मैं कहूँ कि कब मैं वाकई में बहुत ज्यादा सीरियस हुआ पढ़ाई के लिए, तो वो 10th क्लास थी। अच्छा। क्लास में पता नहीं क्यों मुझ में क्या मोटिवेशन आया, मैंने बहुत जो रेफरेंस बुक हैं ये सब बहुत सेल्फ अपने आप बहुत कुछ किया मैंने। तो मतलब मैंने कोई रिजल्ट को माइंड में रख के नहीं किया था कि स्कूल में टॉप करना है या व्हाट। मैं तो बस अच्छे से अच्छा करने के बारे में सोच करके मैंने 10th में बहुत ज्यादा
पढ़ाई पर ध्यान दिया। मतलब पहली बार कह सकते हो कि अब बोर्ड एग्जाम के टाइम में होली हुआ करती है, तो मैं बोर्ड एग्जाम की वजह से होली नहीं खेली इतने टाइम के है ना। मैं कभी इस तरह के फेस्टिवल्स मिस नहीं करने वालों में हूँ, राइट। तो 10th में मतलब मैंने बहुत मन लगा काम किया और उसका रिजल्ट भी देखने को मिला मुझे। सही है सर, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। मतलब एक्चुअली यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे स्टूडेंट्स के लिए भी, कि जैसे कई बार स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज करते हैं कि सर आज आईपीएल है, आज तो मैं आईपीएल देख रहा हूँ। बट अगर हम सर की जर्नी देखें तो हमें काफी इंस्पिरेशन मिलती है कि उस टाइम जहाँ पे होली जैसा फेस्टिवल भी, क्योंकि उस टाइम तो इंटरनेट ये सब इतनी सुविधा होती भी नहीं थी, उस टाइम तो सिर्फ यही वो होते थे मौके जब एंटरटेनिंग हो सकते थे, बट सर ने वो तक स्किप किया। तो आई थिंक यहाँ पे स्टूडेंट्स को थोड़ा ये समझना चाहिए कि 11th-12th में अगर वो थोड़ा पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करें तो वो उन्हीं के करियर के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा सर, इसके बाद अगर हम बात करें कि आप आईटी उसमें चले गए, तो सर फिर आपका ये शिफ्ट कहाँ से हुआ कि आपको टीचर बनना है? हाउ डिड दिस थॉट क्रॉस योर माइंड? एक्चुअली कोचिंग में आने का थॉट तो मुझे आईआईटी में जाने से पहले आया था। अच्छा। क्योंकि मैंने जिन टीचर्स से क्लासेस ली थी फिजिक्स में, अजय नारकर सर, तो मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था। उनका वे ऑफ टीचिंग, उनका बात करने का स्टाइल, होता है ना कि हम लोग किसी को रोल मॉडल मानने लगते हैं। Exactly. हम घर पर आकर के भी उनके बारे में बात करते हैं। yes, yes. तो ऐसा मेरे साथ हो गया था। तो मैं अपने को उनकी तरह बनाने की कोशिश चाहता था कि मैं इनके जैसा बनूं। yes. है ना। फिर जिनसे मैं मैथ्स पढ़ा, उनका मेरे को सिंसियरिटी लेवल बहुत अच्छा लगा कि यार मतलब कितना प्रोफेशनल है सर, कि 2.5 घंटे की क्लास एट ए स्ट्रेच पढ़ाते हैं और बीच में नो जोक्स। तो मैं कहूँगा कि मैं लकी रहा हूँ कि मैं जिन टीचर से पढ़ा वो बहुत ही मतलब अपने कंटेंट पर फोकस करने वाले लोग थे और उसको कवर करने के लिए वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते थे। yes. तो उनसे मेरे को इंस्पिरेशन। लेकिन ये कहूँगा कि मेरा ये जो थॉट है ये तो आईआईटी में जाने के बाद भी था, लेकिन वो स्लोली होता है ना कि जब आईआईटी में जब जॉब्स लग रहे होते हैं, कंपनीज आती है, और जब आप अपने सर्कमस्टेंसेस, अपने आसपास के लोगों को देखते हो कि सभी लोग जॉब कर रहे हैं, करेक्ट, तो उस मोमेंट के लिए माइंड में आया कि यार इंजीनियर बने हैं तो एटलीस्ट हमें उस इंजीनियरिंग के डिग्री का यूज तो करना चाहिए। हाँ, सही है। तो उस थॉट से जो सब कर रहे थे वही मैंने भी किया, जॉब ज्वाइन किया। लेकिन जब जॉब पर गया तो वहां पर जाकर के रियलाइज हुआ कि मतलब वहां पर जाकर क्या सॉफ्टवेयर में मैंने जॉब स्टार्ट किया तो काफी फ्री टाइम हुआ करता था, है ना। कंपनीज में कोई काम तो होते नहीं थे, तो काफी समय मिलता था। तो उस समय में कभी मुझे, जैसे मेरे घर के पास में लड़का था, उसने कहा कि मैथ्स में कुछ बता दो, तो मैंने उसको कुछ बताया सम्स, तो वापस मेरा आईआईटी मैथमेटिक्स की बातें याद आ गई। करेक्ट सर। तो मैंने शायद एक बार बताया हुआ है बच्चों को कि मैं जब हैदराबाद में जॉब कर रहा था तो मैं एक शॉप में एक्टिव सर्वर पेजेस की बुक खरीदने गया और वहां मुझे एमएल खन्ना नजर आई। अच्छा। और मैंने वो साथ में वो बुक भी लेकर के आ गया। सही है सर, नॉस्टैल्जिया बिल्कुल। हाँ। यस। तो वो बात मेरे माइंड में थी कि मुझे मैथ पढ़ाना है। करेक्ट। वो मौका मुझे मिला कि जो है 2001 में सॉफ्टवेयर में बहुत स्लो डाउन आया, इनसिक्योरिटी आई, क्योंकि मैं मैकेनिकल में था तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि अब ऐसे समय में तो कंप्यूटर साइंस वालों ही सर्वाइव करेंगे। यस सर, यस। तो मुझ में वो इनसिक्योरिटी फैक्टर आ गया। तो फिर मैंने जो है अपना सोचा कि मेरा जो प्लस है उस पर ही बात की जाए। yes. तो मैं एसेंट में इंटरव्यूज देखने शुरू किए और एक दिन मुझे देखने को मिल गया कि इनसाइट कोटा में जॉब अपॉर्चुनिटी। तो बस यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। अच्छा अच्छा सर, सही है सर। तो अगर स्टूडेंट्स के लिए, तो सर कई बार जैसे ऐसा होता है कि हमारे टीचर भी हमें कहा करते थे कि जैसे जब वो पढ़ाते हैं तो वो जितना सिखाते हैं उससे ज्यादा कई बार स्टूडेंट्स उन्हें सिखा जाते हैं, स्टूडेंट्स से उनको कई चीजें सीखने को मिलती है पढ़ाते टाइम। तो सर आपका कोई ऐसा बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हो जिससे आपको लगा कि हाँ ये मेरी टीचिंग को काफी मतलब इम्प्रूव भी कर रहा है और इसका भी काफी रिजल्ट बढ़िया आ सकता है? तो सर व्हाट वाज दैट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट? ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं, एक ने एक से ज्यादा हैं, और ऐसा नहीं है कि अच्छे स्टूडेंट सिखा जाते हैं। मुझको तो मैं कहूँगा कि बहुत ही एवरेज बच्चे सिखा के चले जाते हैं, क्योंकि वो एवरेज बच्चे क्या है ना कि जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि वो सोचते हैं कि सर क्या इस मेथड से भी क्वेश्चन बता सकते हैं, तो वो कुछ बोल देते हैं कि सर ये प्रॉब्लम को क्या हम एएमजीएम से कर सकते हैं, है ना। तो मैंने एक इंस्टेंस बच्चों से शेयर भी किया हुआ है जो मेरी क्लास में बैठते हैं, कभी मैंने बताया हुआ है
कि जब मैं बंसल क्लासेस में बिगिनिंग में पढ़ाता था, एकदम स्टार्ट किया था मैंने, तब उस मोमेंट एक बहुत ही एवरेज बैच हुआ करता था, तब नेमिंग हुआ करती थी ना A1 A2 A3 A4 A5 इस तरह से, तो काफ़ी मतलब मिडिल ऑर्डर का बैच था वो। तो उसमें मैं एक मैक्सिमम मिनिमा का प्रॉब्लम था, और मेरी हैबिट हुआ करती थी कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन AM/GM से कर देता था, है ना। तो कभी डिफ्रेंशिएशन करके, कभी AM/GM, कभी क्वाड्रेटिक का यूज कर दिया, कभी को ज्योमेट्री यूज कर दिया, वैसे वेरियस मेथड्स। बट वो एक क्वेश्चन आया, उसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन बना साइन और कॉस में। अब वो एक्सप्रेशन बना, मैंने डिफरेंशिएट करके प्रॉब्लम कर दिया, और बच्चा एक कहता है सर AM/GM से। तो उस मोमेंट तो मैंने डांट दिया, मैंने कह दिया हर क्वेश्चन थोड़े AM/GM से होते हैं, है ना। प्रॉब्लम्स में आपको डिफरेंशिएशन की भी जरूरत होती है। yes. फिर मैं आगे बढ़ गया, मैं पढ़ाना शुरू कर दिया, और मैं एक क्वेश्चन लिख करके बोर्ड में, मेरी आदत है मैं हमेशा कुछ टाइम देता हूँ लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, तो मैं एक क्वेश्चन लिख करके खड़ा हो गया। अब उसी वक्त मेरे माइंड में उसकी बात आ गई कि यार AM/GM से, तो मैंने जस्ट दिमाग पर जोर डाला कि यार साइन और कॉस में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, क्या करूँ कि AM/GM से हो जाए। और मुझे उसी टाइम क्लिक भी किया कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 की हेल्प से कर सकते हैं। और फिर मैंने बच्चों को रोक करके मैंने कहा, हाँ तुमने अभी कहा था ना वो AM/GM से क्वेश्चन हो सकता है क्या। तो ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम बताया, और फिर उसके बाद से आप बिलीव करोगे कि मैंने उस डे से उस मेथड को खुद ने अप्लाई करना शुरू किया। वो पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने उस प्रॉब्लम को स्ट्राइक किया उस आइडिया से, और फिर उस आइडिया को अब मैं आगे एज ए जनरल बताता हूँ प्रॉब्लम में, तो लोगों को हो सकता है लगता हो कि सर ने कहीं किसी बुक में देखा हो या कहीं से पढ़ा हो, बट ऐसा नहीं था, ठीक है ना। वो आइडिया एक्चुअल में मुझे क्लास से आया था। यस सर। तो सर आइडियाज होते हैं। अब एक बार एम्ब्रोज बिरानी ने एक एक्सप्रेशन पूछा था मुझसे कि सर PNC का आंसर आया, केसेस बना के हमने किया, फिर एक वो उसने कहा मुझसे कि सर ये आंसर तो ठीक है, लेकिन ये जो आंसर है ना, जस्ट मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ कि सर ये वैल्यू कुछ 9C4 से टैली कर रही है। तो कहता है कि सर कुछ शॉर्ट हो सकता है कि सर डायरेक्टली 9C4 हम लिख पाए। तो अब ये सब चीज़ों में टाइम लगता है एकदम से, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम किया, मैंने कुछ मेथड से किया, एकदम से थोड़ी मुझे क्लिक करेगा कि 9C4 ऐसे हो गया। तो फिर मैंने उसके सामने कहा, मैंने कहा चलो सोचते हैं, और फिर सोचा, और फिर निकल करके आया कि ये जो है एलाइक ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। तो बच्चे ही सिखा के जाते हैं। तो ये जो हमारे जो मेथड्स डेवलप होते हैं, उसमें 3 मेथड अगर मेरे होंगे तो चौथा मेथड बच्चे का दिया भी होता है। बहुत फ्रीक्वेंट है। बस टीचर को ये चाहिए कि वो बच्चों की सुने, बच्चों को इग्नोर नहीं करे कि बच्चा ने कुछ कहना शुरू किया कि सर क्या एक और मेथड, तो अपन जो है उसको सुने ही नहीं कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट एक बार सुनना चाहिए, अगर कुछ लगे कि हाँ कुछ काम की बात है तो उसका यूज बताना चाहिए कि बढ़ करके हाँ ये ऐसे होगा। जी सर, जी सर। राइट। अच्छा सर, आप तो जैसे काफी एक्सपीरियंस टीचर है, काफी समय से आप पढ़ा रहे हैं, और आपने काफी ट्रांजिशंस भी देखे हैं कि अगर हम IITJEE कोचिंग के बारे में देखें, वो कहाँ से एक रेवोल्यूशन की तरह किस तरह आगे बढ़ी है। तो सर आप इसको किस तरह से देखते हैं, और क्या क्या चेंजेस आपने ऑब्जर्व किए हैं, स्पेशली अब जब ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ ही काफी ज्यादा बढ़ रहा है। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? ट्रांजिशन तो बहुत देखे मैंने। लाइक सबसे पहले तो टीचर की वैल्यू हुआ करती थी, बच्चा टीचर ढूंढता था, इंस्टीट्यूट नहीं ढूंढता था। मैंने तो वहां से स्टार्ट किया हुआ है। जैसे मैंने बताया, मैं फिजिक्स कहीं जाता था, मैथ्स कहीं जाता था, तो वो टाइम से शुरू हुआ। फिर टाइम आया कि नहीं, मुझे तो सारे सब्जेक्ट एक ही प्लेस पर चाहिए कि ज़्यादा मूवमेंट ना हो। फिर ये टाइम देखा, और ये टाइम भी, और मैं कहूँगा कि मैं अपने आप को बहुत लकी मानूंगा कि ये सारे जगहों पे मैं बेस्ट मुझे मिले। अगर मैंने इंडिविजुअल कोचिंग में पढ़ा तो वो मुझे बेस्ट टीचर्स मिले, फिर मैं अगर इंस्टीट्यूट में गया तो वो मैं बेस्ट इंस्टीट्यूट में गया। राइट। और अब बच्चा मांगने लगा कि नहीं, मुझे तो घर बैठे ही मिल जाए, मुझे तो इंस्टीट्यूट भी ना जाना पड़े। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में गैप मुझे कहीं नजर आता है कि है, वो गैप है, अभी है, लेकिन वो जो गैप है वो एक्चुअल में बच्चों की मेंटालिटी का ज्यादा बनता जा रहा है। यहाँ पर बच्चा इजी चीजों के पीछे ज्यादा भाग रहा है कि जो है उसे लगता है कि नहीं नहीं ये तो डिफिकल्ट है, तो वो तुरंत उसको स्किप कर देता है और कहता है कि नहीं नहीं आसान आसान हल्के हल्के कराते रहो मुझे, जबकि ऐसा है नहीं। वो जो लाइट लेवल पर कंफर्टेबल फील कर रहा है, उससे ना तो उसका JEE मेंस निकलना है, ना JEE एडवांस निकलना है। राइट। yes. क्योंकि
हम भी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि IIT मेंस और एडवांस में जो एडवांस के बच्चे होते हैं वही टॉप रैंकर्स होते हैं मेंस में भी, और जिनकी थोड़ी बहुत रैंक एडवांस में बिगड़ जाती है तो वो अपने मेंस की रैंक को यूज कर लेते हैं। तो कंपटीशन तो उन्हीं के साथ है, वो जो प्योर एडवांस डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है ना, जिसको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, वो क्या कहता है वो बच्चा कि सर मेरा तो हो गया, मुझे और दो, है ना। तो compete तो उसी से करना है। तो ये सारे बच्चों को समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली मुझे वही करना है जो वो लोग कर रहे हैं, जो वो टॉप बच्चे कर रहे हैं। और टॉप ना सही, एटलीस्ट मैं IIT एडवांस में 5000 4000 रैंक का बच्चा जो ला रहा है, उतना तो मुझे मेंस वाले बच्चे को भी करना ही पड़ेगा, राइट। तो मेंटेलिटी आपको बदलनी पड़ेगी। आपको ये जो वर्ड है ना कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ये मेरे काम का नहीं है, ये चेंज करना पड़ेगा। और टीचर का पढ़ाया एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो वही सही है, आपको वो सोचने पर के लिए मौका दे रहा है कि आप सोचो। आपको अगर हर बात क्लास में समझ में आ जाए तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मैटर में डाइल्यूशन है, कि अगर मेजॉरिटी समझ जा रही है तो इसका मतलब है कि वो जेई एडवांस जेई मेंस से थोड़ा इंफीरियर है। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आती, आप स्टक करते और आपको सोचना पड़ता और तब जाके आप उस चीज को निकाल पाते। तो मैंने अनअकैडमी पर, क्योंकि मैं खुद को चेंज नहीं कर सकता, मुझे जैसी मेरी आदत है मैं तो उसी को कैरी करूंगा। मैंने सोच करके जरूर यही आया था, और ऐसा मैंने सुना था कि मुझे भी डाइल्यूट करना पड़ेगा, है ना। और डे 1 जब मैं आया तो शायद मेरे भी माइंड में था कि हाँ थोड़ा बहुत मुझे शायद कंप्रोमाइज करने पड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मानोगे मैं फर्स्ट सेकंड क्लास के बाद में मैं अपने वापस फॉर्म में था कि नहीं मुझसे नहीं होता, मैं तो जैसा हूँ मैं वैसा ही कर पाऊंगा। और धीरे धीरे मुझे मेरे बैच के बच्चे कंफर्टेबल होते नजर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि नहीं बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और आप देखोगे आपके अनअकैडमी पर मेरे कंटिन्यूस ब्लैक बुक प्रॉब्लम्स, येलो बुक प्रॉब्लम्स, पिंक बुक प्रॉब्लम्स, इनके सेशन होते रहते हैं, जबकि इन बुक्स को ऑर्डिनरी बच्चे कम ही ट्राई कर रहे हैं, है ना। जबकि करना चाहिए लेकिन कम कर रहे हैं, है ना। सब कहते हैं कि सर ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे इन प्रॉब्लम्स को कर रहे हैं, अब उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू कर दिया है कि नहीं सर उतने टफ नहीं है, है ना। जब करोगे नहीं तो कैसे पता पड़ेगा। तो अब उन्होंने करना शुरू किया और वो इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। सर इसी बात पे अगर मैं आपकी बुक्स की बारे में बात करूं कि आपने, तो आप ये बताएंगे हमें कि किस तरह से आपने ये बुक्स लिखी हैं, क्योंकि ये ऐसी बुक्स हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के टेस्ट तक में इनसे ऑलमोस्ट डायरेक्ट ही क्वेश्चंस ले लिए जाते हैं, और एवरी मतलब ये रोल मॉडल है ये बुक्स। तो सर क्या आप बताएंगे इसके बारे में, जर्नी क्या रही, किस तरह आपने इनके बारे में सोचा, और तीनों बुक्स जैसे कि पिंक बुक अपने और येलो बुक और ब्लैक बुक, तो इनके पीछे की सर जर्नी क्या रही और किस तरह आपने ये लिखी है सर? बिल्कुल ट्रू रिप्लाई दे दूं? हाँ यस सर। ओके, तो जो वेरी फर्स्ट बुक है ना, एडवांस प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दैट इज जिसको बच्चे पिंक बुक कहते हैं। हालांकि मैंने सारी किताबों के कवर जो है वो ब्लैक ही रखे थे, लेकिन वो जो पब्लिकेशन ने जो एक स्ट्रिप की ना, तो उसमें एक स्ट्रिप पिंक कलर की है, और जो येलो बुक है उसमें एक येलो कलर की स्ट्रिप है, तो उसके बेस पर बच्चों ने उनके नाम अलग अलग कर दिए, जबकि मेरे माइंड में तो ब्लैक ही था, तीनों ब्लैक बुक ही हुआ करती थी। तो जो पिंक बुक है उसमें एक्चुअली जब मैं बंसल क्लासेस में था तब एक पब्लिकेशन वाले मुझे कई बार अप्रोच किया उन्होंने कि सर कुछ लिखो, सर कुछ लिखो। लेकिन क्योंकि मेरे पास में बिल्कुल टाइम नहीं होता था, बंसल क्लासेस में एक दिन में 5 क्लासेस तक मैं लेता था, है ना। इस तरह का बिजी शेड्यूल रहा करता था, जिसमें 4 तो मेरे नॉर्मल हुआ करते थे, तो उन दिनों में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला मुझे। लेकिन जब हमने वाइब्रेंट ओपन करने का माइंड में आया तो उसी मोमेंट क्या हुआ था कि मैंने अपने पेरेंट्स को फ्लैट कानपुर में दिलाया था। तो उस मोमेंट जैसे कहते हैं ना कि मेरा सारा जमा किया हुआ बैलेंस पूरा मेरा यूज हो गया था, अब मैं 0 बैलेंस पर था और नई इंस्टीट्यूट में जा रहा था जहाँ पर कि बिगिनिंग में हमें यही नहीं पता था कि यहाँ पर क्या इनकम होने वाली है। तो उस वक्त मैं जिसे कहते हैं ना बिल्कुल 0 अमाउंट के साथ में बैठा था। इनफैक्ट मैंने तो अपने एक साथी डायरेक्टर से ये तक कहा था कि यार मुझे 50,000 दे सकते हो क्या, तो अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे लूंगा, है ना। मैंने एक को ये तक कह के प्रिपेयर कर रखा था। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस जब वाइब्रेंट ओपन हुआ था तो फ्रॉम डे 1
एक ही दिन में अराउंड 3000 बच्चे रजिस्ट्रेशन के लिए खड़े थे वहां पर, ठीक है। तो इस तरह का सीन था कि फ्रॉम डे वन ही हमारी इनकम स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि हमारे माइंड में ऐसा नहीं था कि जब कोचिंग ओपन होगी तब से होगा, लेकिन वो डे वन से ही अच्छा होना शुरू हुआ। तो जब इंस्टीट्यूट ओपन करने का चल रहा था ना, तब उस मोमेंट वो पब्लिकेशन वाले फिर मेरे पास आए एक बार कि सर कुछ करो सर। तब मैंने एज ए, जो मैंने बात की थी कि मैंने पहले से एक सर से कहा था कि मुझे कुछ अमाउंट की जरूरत पड़ सकती है, तो मैंने यूं ही उससे कह दिया कि एडवांस दोगे क्या? तो मैंने एक एडवांस अमाउंट ले करके सिर्फ इस माइंड बात की वजह से कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो चलो एक बुक लिखते हैं, कुछ तो एडवांस आएगा, है ना। तो उस थॉट से मैंने शुरू किया। अब उस टाइम भी क्योंकि मेरा ये काम था ही नहीं, मैं बिल्कुल भी बुक लिखने के मेरा माइंडसेट था ही नहीं, सिर्फ टीचिंग का ही था कि यार पढ़ाने में ही पूरा समय जाता है। तो मैंने सोचा कि कौन सा सबसे छोटा टॉपिक हो सकता है जिसमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और इनकी बुक भी हो जाए। तो मेरे दिमाग में आया कि यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे छोटा सेक्शन है, उसी में 4-5 चैप्टर्स है, बाकी सब अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, अलजेब्रा, ट्रिग्नो, और में तो नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा दिखे मुझे। तो वो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना, उसका रीजन ये था लिखने का कि इसमें सबसे कम चैप्टर्स तो बस वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। और फिर मेरी शुरू से हमेशा से आदत रही है कि मैं जब भी क्वेश्चंस वाइब्रेंट के टेस्ट के लिए भी देता था, जब कभी क्वेश्चंस बनाना या इधर उधर से कुछ हिंट लेकर के क्वेश्चन को चेंज करना, ये सब किया करता था। तो हमेशा से यही रहता था कि यार जब अपन कुछ बनाते हैं तो लगता है ये नहीं तो इजी है, थोड़ा और इसको इम्प्रूव करो। तो वो इम्प्रूव करते करते इस तरह से वो किताब कब इस लेवल पर आ गई वो पता ही नहीं पड़ा। तो ये ऐसी आदत हमेशा से रही है। तो इस तरह से पिंक बुक आई। और फिर ब्लैक बुक के लिए भी अगेन जब पिंक बुक हो गया, तब पब्लिशर ने मुझे बोला कि सर एक फुल मैथ्स कंप्लीट सब्जेक्ट। तो फिर उसके लिए मैंने बिल्कुल समय नहीं लिया, मैंने कहा यार वाइब्रेंट के टेस्ट पेपर्स हैं, क्यों ना उनका यूज किया जाए। तो जो ब्लैक बुक है वो बच्चों को अच्छे लगने का रीजन भी यही कह सकता हूँ मैं कि उसमें वाइब्रेंट के रिव्यू टेस्ट के क्वेश्चन, और सभी बच्चे जानते हैं कि वाइब्रेंट के टेस्ट पेपर मैथ्स का बहुत अच्छा लेवल होता है। उसमें पुराने वाइब्रेंट के टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चन हैं। तो उसको तो मैंने जस्ट कंपाइल किया था कि बस क्वेश्चंस को निकाला और कर दिया कि हाँ भाई ये क्वेश्चन डाल दो, है ना। फिर जब काफी 2-3 साल पिंक बुक, ब्लैक बुक, तो मुझे एक दिन मतलब मुझे ऐसा लगने लगा, धीरे धीरे मैंने देखा कि बच्चे जो है ना मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वजह से मुझे इस तरह से बोलने लगे कि सर की कोऑर्डिनेट बहुत अच्छी है। हाँ, यस, है ना, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, है ना। अगर मैं अपना सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर मैं खुद से बोलूं तो मुझे अपना सबसे स्ट्रॉन्ग लगता है अलजेब्रा, है ना। और कैलकुलस मुझे लगता है कि ये लगभग सबको ही अच्छी होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार थोड़ा टाइप ढूंढना है। लोग जो है ना विजी सर की इमेज जो है ना वो तुरंत कोऑर्डिनेट से रिलेट करते हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो अब दूसरा आर्टिकल लिखा जाए। तो फिर मैंने कहा कि अब मैं अपनी स्ट्रेंथ पर लिखूंगा, अब जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरा फेवरेट है, अब मैं उस पर लिखूंगा। तो फिर उससे अलजेब्रा का माइंड सेट आया। और मुझे ये दोनों किताबें, पिंक बुक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें मुझे मोर देन 2 इयर्स लगे। अच्छा। और अलजेब्रा इसमें भी मुझे मोर देन 2 इयर्स। और ये दोनों ही बुक्स मैं कहूँगा कि इनके जो बच्चे सॉल्यूशन देखते हैं वो सब मेरे हैंड रिटन सॉल्यूशन ही हैं। उसमें ऑपरेटर और मेरे बीच में और कोई लगभग नहीं रहा है। मैं हैंड रिटन वर्क देता था और वहां से मैं लेकर के मैं ही उसको चेक करता था, प्रूफ रीडिंग और सब कुछ मैंने ही की। तो वो कंप्लीट मेहनत मेरी ही कह सकते हो। यस सर, इंडिविजुअल एफर्ट पूरा आपने। इंडिविजुअल। तो सर ये जो भी स्टूडेंट, ये आप अपने सेशंस में भी इनको डिस्कस करवाते हैं, तो आई थिंक काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा कि ऑथर हिमसेल्फ इज टीचिंग द वेज टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। तो आई थिंक ये काफी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है सभी स्टूडेंट्स के लिए अक्रॉस इंडिया की अनअकैडमी पे आके वीजी सर की भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, और देयर आर सेवरल अदर टीचर्स एज वेल जो यहाँ पे बहुत बढ़िया कॉन्टेंट पढ़ा रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से कि जब वो 10th से 11th में आता है या 9th-10th उसने पढ़ी, उसके बाद वो 11th में एंटर करता है, तो सर एक काफी मतलब बहुत बड़ा चेंज उसको देखने को मिलता है, काफी डिफरेंट सिनेरियो होता है। तो सर उस ट्रांजिशन के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे अभी एक स्टूडेंट का फोन आया था मेरे पास, वो मुझे बता रहा था सर कि मेरे पास मेरे 98% आए 10th में, बट अब 11th में अचानक से मैं डिस्ट्रैक्ट होकर इतना ध्यान नहीं दे पाया, या मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ऐसा पता नहीं क्यों है सर। तो सर
इस तरह के केस में आप सर क्या बोलना चाहेंगे कि व्हाट शुड स्टूडेंट्स कीप इन देयर माइंड कि ऐसी चीज ना हो 10th के बाद? एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग बस अवेयरनेस की नीड है, बच्चों को अवेयर करना पड़ेगा बस, और कुछ भी नहीं। जो आपने अभी कहा ना कि बच्चे ने कहा मेरे 98% आ रहे, बस इसी फीलिंग से बच्चे को बचाना है। वो ये बिल्कुल एज्यूम करके नहीं आए कि मेरे जितने 10th में आ रहे थे बस उससे प्लस माइनस डेल्टा 11th में आएंगे, है ना। डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा। लाइक मैं अपनी बात करूं तो मैंने 10th में 86% से, जब वेरी फर्स्ट टेस्ट, हमारा पहला टेस्ट केमिस्ट्री का हमारे सर ने लिया और उन्होंने न्यूमेरिकल बुक से छाट छाट के 11th में क्वेश्चन दे दिए, तो पहले टेस्ट में 2.5 मार्क्स आए आउट ऑफ 20, है ना। तो एक्चुअल में डिफिकल्टी सबको होती है, हमको ये बात को समझना पड़ेगा। क्योंकि एकदम से हम लोग मगिंग करते करते अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आ गए, जिसकी हमको बिल्कुल आदत नहीं हुआ करती थी। हमें पता होते थे कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। अब क्या कहा जा रहा है कि जो तुम पढ़ रहे हो ये तो नहीं आएगा, जो तुम क्वेश्चन कर रहे हो ये नहीं आएगा, एकदम न्यू अपीयरेंस क्वेश्चन आएगा। और जब तुम 2-1 स्टेप कर लोगे तब जाकर के तुमको आइडेंटिफाई होने लगेगा कि हाँ ठीक है, क्लास में किए हुए टाइप्स का ही प्रॉब्लम है ये, है ना। लेकिन जब तुम फर्स्ट अपीयरेंस देखोगे तो तुमको एकदम से लगेगा कि ये क्या है, तो वो घबराना नहीं है। तो बच्चों को बस यही अवेयरनेस होना जरूरी है कि 10th और 11th में ह्यूज डिफरेंस है। और इसके लिए कई बच्चे एक थोड़ा गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। वो कहते हैं कि 10th में 11th की तैयारी कर लेते, है ना। ये एक बहुत कॉमन चीज हो रही है, ये बहुत गलत है। 10th का में रहकर 11th नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आपको 11th पढ़ाया जाएगा ना तब आप बोर फील करोगे, और आप बोर फील करोगे और आप में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा। आपको लगेगा कि मुझे तो सब आता है, और आपको जो टीचर पढ़ा रहा होगा आप उसे इग्नोर करोगे, है ना। और फिर बाद में जाकर के जब ईयर एंड में आपको पता पड़ेगा कि यार वो जो टीचर बेहतर बता रहे थे ना, उस तरह से सोचने से हम जेईई के प्रॉब्लम्स कर पा रहे हैं। और जो हमने 10th में पढ़े थे वो ठीक है, क्वेश्चंस हम उस वक्त बने, लेकिन 10th क्लास का टीचर 10th के हिसाब से ही बताएगा आपको, आपकी मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से ही बताएगा। तो आपको कहीं ना कहीं 11th में बताए हुए मेथड्स और 10th के बताए हुए मेथड्स में फर्क नजर आएगा। तो अगर ये सिचुएशन नहीं फेस करनी है तो मैं तो कहूँगा कि 10th क्लास में रह करके, मैथ्स सब्जेक्ट बहुत वास्ट है। आप 10th में नंबर थ्योरी पढ़ सकते हो, आप ज्योमेट्री में पढ़ सकते हो, बहुत डिटेल में ज्योमेट्री है, सिमिलर ट्रायंगल्स है ना, वेरियस थ्योरम्स हैं, मिड पॉइंट थ्योरम, राइट। तो ये सारी बातें बच्चों को आती नहीं है। मैं 11th-12th के बच्चों से पूछता हूँ, उनको पता नहीं होती, राइट। तो मैं कहता हूँ 10th स्किप करके आ गया, जब 10th में थे तो तुम 11th पढ़ रहे थे, इसका मतलब है ना। तो जब मैं 10th की बात यूज कर रहा हूँ तब तुम गायब हो गए। तो आप ये मत गलती करो, आप जो है ना 10th का 10th में ही पढ़ो, लेकिन आप उन्हीं टॉपिक्स में डेप्थ में जाओ। और वो टॉपिक्स पढ़ो जो आपको 11th क्लास के जो सिलेबस में नहीं आते, जो आपके IIT सिलेबस में नहीं आते, लेकिन दे आर यूजफुल इन जेईई प्रॉब्लम्स। तो नंबर थ्योरी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ना। और मैंने ज्योमेट्री बोला, हाँ 11th का आप एक टॉपिक, कुछ बच्चे जो ओलंपियाड की तैयारी करते हैं तो वो लोग थोड़ा बहुत, मैं कहूँगा कि वो लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन जरूर पढ़ सकते हैं, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन RMO में पूछा जाता है। और इसी तरह से वो सीरीज के प्रॉब्लम, सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना। तो सीक्वेंस एंड सीरीज आई थिंक 10th में भी कुछ है, कुछ पार्ट है, AP है, कुछ पार्ट है, तो उसमें सीरीज सॉल्विंग वगैरह कर सकते हैं। बस इससे ज्यादा मैं नहीं एंटरटेन करूंगा। मतलब जो ओलंपियाड का सिलेबस है ना, उसमें जो थोड़े बहुत 1-2 चैप्टर मुझे नजर आते हैं मैथ्स के कि यार ये अगर हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लें तो फायदा रहेगा, बस उससे ज्यादा नहीं करना। यस सर, ये बहुत अच्छी बात बताई, सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट एडवाइस है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो 11th-12th पे ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं 9th-10th में, बट दे शुड एक्चुअली फोकस किया 9th-10th के टॉपिक्स भी हमारे स्ट्रांग हो, फिर 11th-12th में जाके उन टॉपिक्स को स्ट्रांग किया जाए। अच्छा सर, अगर हम आपकी यूनिक स्टाइल के बारे में बात करें कि जो आपकी टीचिंग स्टाइल है, तो सर जैसे क्लास में भी आपने कभी कभी कहा है कि ऑनेस्टली एक टीचर को बहुत पढ़ाने की ज्यादा जरूरत है। जैसे कभी कभी टीचर्स भी ऐसी गलती कर जाते हैं कि जो उनका फेवरेट टॉपिक है वो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दे दे, या फिर इतना अच्छे से दूसरे टॉपिक को ना पढ़ाएं, और बिल्कुल ऑनेस्टी से जो आप जिस तरह आप पढ़ाते हैं कि एक एक टॉपिक को परफेक्ट टाइम देकर। तो सर डू यू थिंक इज दैट व्हाट सेपरेट्स अ गुड टीचर फ्रॉम एन एवरेज वन? और सर इसमें एक पॉइंट शायद मैं ये भी जोड़ दूं कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स खुद मुझे बता रहे थे, कई बार वो अपने टीचर से जो डाउट पूछते हैं
तो वो डाउट कभी कभी वो खुद से सॉल्व न करके कहीं से और से दे देते हैं स्टूडेंट्स को। फिर उसमें अगर कोई गलती उन्हें नजर आई स्टूडेंट को कि सर इसमें तो ये गलती हो रही है, तो कई बार स्टूडेंट कहते हैं अच्छा फिर रहने दो इसको, मतलब दे डोंट एंटरटेन कि यार उसको पूरा टाइम लगा के पूरा सॉल्व किया जाए। तो सर इज दिस व्हाट यू थिंक इन योर व्यू कि व्हाट सेपरेट्स अ गुड टीचर फ्रॉम एन एवरेज वन? मेरे ओपिनियन में गुड टीचर और एवरेज टीचर में डिफरेंस जो है वो ये है कि अच्छा टीचर बच्चों से करवाता है, खुद कम करता है। तो सबसे बड़ी क्वालिटी तो अच्छे टीचर की मेरे ओपिनियन में यही होनी चाहिए कि आप कम सॉल्व करो, आप थ्योरी कंसेप्ट्स इस तरह से बताओ, बच्चों को इस तरह से पिन पॉइंट्स बताओ जो उसके दिमाग में लंबे समय तक कैरी करे, कि उनको सिचुएशन देखना सिखाओ, उनको अप्रोच करना सिखाओ, ना कि पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करके बता रहे हो। तो मेरी क्लास में ऐसा बहुत होता है कि मैंने थ्योरी पढ़ाई और पहला क्वेश्चन ही बच्चे को खुद को करने के लिए होता है। तो मे बी कि बच्चे सरप्राइज हो जाते हो कि सर ने तो एक भी इलस्ट्रेशन लिया नहीं और क्वेश्चन डायरेक्टली बोर्ड पे कैसे करने के लिए दे दिया। लेकिन और मैं टाइम भी देता हूँ उसको कि 1 या 2 मिनट, तो एक्चुअल और उसमें मुझे रिप्लाई भी मिलने लग जाता है कि कुछ बच्चे जो बिल्कुल प्रॉपर वे में बात को सुन रहे हैं, ध्यान से सब समझ रहे हैं, ऐसे बच्चे कर भी लेते। तो ये कोई सरप्राइज नहीं है कि टीचर ने आपको एक भी सवाल करके नहीं दिखाया लेकिन आपने कर लिया, क्योंकि टीचर ने आपके कंसेप्ट इतने अच्छे क्लियर कर दिए ना। और अगर वो टीचर आपको टाइम दे रहा है, इसका मतलब है कि वो एक्सपेक्ट करता है कि बच्चे कर सकते हैं, इसमें इम्पॉसिबल जैसी चीज है ही नहीं। तो मेरा मतलब बस यही है कि एक तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो टीचर्स लेते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए कि एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ाया 50 क्वेश्चंस, है ना, ये नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ 4-5 प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं। मैं बहुत ही लिमिटेड प्रॉब्लम्स कराता हूँ क्लास में, लेकिन वो लिमिटेड प्रॉब्लम्स की क्वालिटी कुछ इस तरह की होती है कि अब उनको आप 50 या 100 क्वेश्चन दे दो तो वो सारे निकाल ले जाए। तो टीचर की सबसे बड़ी क्वालिटी तो मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कम से कम बोलो, कम से कम प्रॉब्लम्स कराओ और ज्यादा से ज्यादा बच्चे का आउटपुट निकल पाओ, और बच्चे की अप्रोच सुनो। आप उनको एटलीस्ट उनसे हिंट मांगो कि जो है कैसे करेंगे, कुछ हिंट दो, कुछ क्लू दो मुझे, तो एटलीस्ट मुझे ये समझ में आए कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बच्चे के वाकई में दिमाग में जा रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको अप्रोच करना भी आ रहा है प्रॉब्लम की नहीं। तो यही मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बाकी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, इधर उधर के क्वेश्चन करना, ये सब तो बहुत सेकेंडरी बातें हैं, है ना। एक बार जब बच्चे का स्ट्रेंथ आ जाती है, जब वो स्ट्रांग हो जाता है, फिर तो वो कहीं के भी क्वेश्चन कर लेता है। फिर तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, फिर वो ब्लैक बुक भी कर लेगा, पिंक भी कर लेगा, येलो भी कर लेगा, और उसके बियॉन्ड एक 4th किताब भी हो सकता है कर ले। yes. और लिमिटेड जगहों पर फंसे, और वो उन लिमिटेड जगहों पर आकर के मुझसे सॉल्यूशन नहीं कहेगा, मुझसे कहेगा कि सर मैं यहाँ पर स्टक कर गया, यहाँ पर ये क्या प्रॉब्लम, यहाँ पर क्या दिक्कत है, मतलब सर मैंने ऐसा ऐसा किया, मैं कहाँ पर अटक रहा हूँ, मैं मुझे क्या चीज नहीं दिख रही, वो ये पूछेगा। yes. बजाय इसके कि सर ये क्वेश्चन है आप सॉल्यूशन दे दो इसका। yes. ये टेंडेंसी अच्छे बच्चों की नहीं होती। और जैसे ही आपने कहा कि यार इसको ऐसे करके देखो, वो तुरंत आपको स्टॉप कर देगा कि हाँ सर बस सर मैं खुद ट्राई करूंगा। yes. वो ये कह करके चला जाएगा। सर स्टूडेंट्स के बीच में एक फेमस सी बात है कि वीजी सर जो है वो वन लाइनर सॉल्यूशंस काफी ज्यादा दे देते हैं, बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को आपके पास लेके आते हैं और आप उनको लगता है कि अब आप पेन लोगे सॉल्व करोगे, उससे पहले आप माइंड में करके बता देते हो ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो सर इसके पीछे मतलब क्या कोई सीक्रेट है, आप इस तरह इतनी फास्ट कि उनको आंसर दे पाते हो, और क्या बाकी स्टूडेंट्स भी अगर कोई एडवाइस हो आपके लिए कि वो भी इस तरह कैसे कर पाए, तो सर उस पर थोड़ा बताइए। मैंने कहा ना कि आपको अप्रोच आनी चाहिए। yes. जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो हम उनसे अप्रोच पूछते हैं कि बताओ इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे, तो वो जो मैं बात कह रहा हूँ ना वही बच्चे सीख रहे हैं। तो उनको प्रॉब्लम देखते ही आइडियाज दिमाग में बनते हैं उनके कि यार ये सिचुएशन तो ऐसे करेंगे। तो एक बार जब मुझे बैक ऑफ द माइंड ही समझ में आ गया कि इस प्रॉब्लम में ये कंसेप्ट है, इस तरह से मूव करना है, फिर तो बाकी का काम तो सिर्फ कैलकुलेशन है। yes. वो आपके बाद में कंसेप्ट थोड़ी ढूंढ रहा है कि इसमें कंसेप्ट क्या लगेगा, कंसेप्ट तो वो बहुत जल्दी सोच चुका है। प्रॉब्लम को 15-20 सेकंड तक बच्चा जो है, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि कभी भी प्रॉब्लम को एट वंस पढ़ते ही स्टार्ट नहीं करना चाहिए। उसको 15-20 सेकंड एकदम पॉज लो, उसको ध्यान से पढ़ो, समझो, मन में कुछ सोचो, उसके बाद कहीं क्वेश्चन को स्टार्ट करो।
तो वो जो टाइम मैं लेता हूँ, वो टाइम एक्चुअल में दिमाग में आइडिया बिल्ड करने के लिए ले रहा हूँ कि यार इस क्वेश्चन को इस तरह से सोचना शुरू करूंगा। तो इस तरह से, और फिर क्योंकि एक बार अप्रोच आ गई, फिर उसके बाद में वैसे तो बच्चे देखो थोड़ा सा ज्यादा भी बोल देते हैं, हर क्वेश्चन एक लाइन में करना तो आप भी जानते हो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन काफी कुछ मैं कहूँगा कि इसमें सच्चाई भी है, कई क्वेश्चन हो भी जाते हैं। तो दूसरा कैलकुलेशन स्किल्स, तो कैलकुलेशन स्किल्स में भी आपका अगर कंसंट्रेशन बहुत हाई है, अगर आप इस तरह के बच्चे हो कि आपके आस सराउंडिंग में अगर लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन जब आपका ध्यान लगा है किसी चीज में, अगर आप कुछ सॉल्व कर रहे हो और आपका कंसंट्रेशन इतना शानदार है कि आपको बगल वाले की बात नहीं सुनाई दे रही है ना, तो आप ये चीज भी कर लोगे कि आप माइंड में कैलकुलेशन, है ना, तो ये सारी चीजें भी धीरे धीरे आ जाएंगी। तो उसके लिए थोड़ा मैं कहूँगा वो एक्सपीरियंस ज्यादा चाहिए आपको। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आप इतने सारे करो, है ना, इंटीग्रेशन किया, तो वो सब चीजें आप माइंड में भी करने लग जाओगे कि अरे ये बन रहा है, ये बन रहा है, अब ये आ जाएगा, कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है, और ये सारी चीजें मैं बच्चों को गाइड भी करता हूँ कि यार इस तरह से तुम भी करो, तुम भी कर सकते हो, और उनको करके भी दिखाता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए ही क्वेश्चंस ही ऐसे करके दिखाता हूँ, समटाइम्स बच्चों के दिए क्वेश्चंस भी उनको वहीं का वहीं बताता हूँ कि देखो इसमें ये कंसेप्ट लगे और ये आएगा, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है। यस सर। तो आई थिंक हमें काफी इंपॉर्टेंट बात सीखने को मिली है यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स के लिए कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और अप्रोच का सही होना काफी ज्यादा जरूरी है, और जैसा कि सर अपनी क्लासेस में वो बताते भी हैं, तो आई थिंक इट इज क्वाइट अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। अच्छा सर, एक चीज जो स्टूडेंट्स ने इस बार बहुत रिक्वेस्ट की है वो है रैपिड फायर राउंड एक रखा जाए, जिसमें वो उन्होंने आपके लिए क्वेश्चंस भेजे, काफी फनी भी हैं और कुछ अलग तरह के भी हैं। तो शुरू करें हम, उसमें आपको जल्दी जल्दी जवाब देना होगा सर। तो इसमें देखिए सर, पहला क्वेश्चन है कि सर अगर आप नेक्स्ट बुक निकालेंगे, जैसे आपने 3 बुक्स तो ऑलरेडी निकाल दी है, मान लीजिए आप नेक्स्ट बुक निकालते हैं फॉर एग्जांपल कैलकुलस, तो उस बुक का कलर क्या होगा सर? एक्चुअली मेरी तरफ से तो कलर ब्लैक ही होगा, लेकिन उसका नाम कौन सा कलर होगा ये तो बच्चे ही बताएंगे, क्योंकि ये तीनों बुक्स के नेम मैंने नहीं दिए, ये तीनों बुक के नेम बच्चों के थ्रू ही आए हैं। तो उस फोर्थ का बुक का भी नाम जो है ना वो बच्चों की तरफ से आएगा कि ये कौन सा कलर है, लेकिन उसका बैकग्राउंड तो उसका ब्लैक ही होगा। तो उसकी स्ट्रिप या व्हाट बच्चे किस चीज को लेकर उसका कलर कर देंगे, हो सकता है उसमें नेम जो लिखा है उसके कलर को पकड़ के एक नाम दे दें। तो वो फाइनली जो नाम होगा ना वो मुझे भी नहीं पता है, वो मुझे तभी पता पड़ेगा जब सुनने में आएगा कि अच्छा बच्चे इसको ये कॉल करते हैं। सही बात, सही बात। सर आपके अकॉर्डिंग मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक जो मैथ्स में होगा वो क्या होगा कि इसको तो हमें करके ही जानना चाहिए? एक्चुअली स्कोरिंग की डेफिनेशन मैं ये मानता हूँ कि जो टॉपिक की फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि ये एग्जाम में आते ही आते हैं, मैं उनको स्कोरिंग टॉपिक में काउंट करना इंपॉर्टेंट मानता हूँ। अब मैं कहूँ कि सीक्वेंस एंड सीरीज स्कोरिंग है, अब पता पड़ा कि आपके एग्जाम में है ही नहीं, है ना, और ऐसा होगा 3 या 4 साल में क्वेश्चन आया ही नहीं, तो मेरे हिसाब से बच्चों को स्कोरिंग टॉपिक्स को, उन टॉपिक्स को काउंट करना चाहिए जिसके बारे में वो लगभग श्योर हैं कि ये आएगा, और इस पर ज़्यादा डिफिकल्टी भी नहीं होती, इसमें ये लिमिटेड फॉर्म्स होते हैं, बस ये फॉर्म अगर अपने को ढंग से आते हैं तो अपन कर लेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा वेक्टर एंड 3D इज वन ऑफ देम। ऐसे और भी टॉपिक्स हैं लाइक मैट्रिसेस, लाइक कोनिक सेक्शन, तो ये टॉपिक्स के क्वेश्चन आपसे ज्यादातर बनेंगे, और इनके क्वेश्चन की एक मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी गारंटेड है कि इसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपका अच्छा पोर्शन कवर करेंगे। यस सर। सर व्हाट डू यू थिंक इज द टफेस्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट को सबसे ज्यादा इसमें दिक्कत आती है? मैट्रिसेस सुन करके थोड़ा सा लगेगा कि मैट्रिक्स में क्या है, बहुत इजी होता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। मैट्रिसेस की अलजेब्रा जो है वो एकदम डिफरेंट अलजेब्रा है, जैसा हम रियल नंबर्स की अलजेब्रा करते हैं उससे एकदम अलग डिफरेंट अलजेब्रा है। तो हमें उस अलजेब्रा को दिमाग में बिठाने में ही बड़ा टाइम लगता है कि इस तरह से हम मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हम कैरी करते हैं, मैट्रिसेस इक्वल, तो वहां पर हमको एक तरह से एक नया वर्ल्ड जा करके सीखना पड़ता है कि एकदम नई थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो मेरे ओपिनियन में सबसे, और आईआईटी के पुराने क्वेश्चंस भी अगर मैं देखता हूँ तो मैं ये फाइंड करता हूँ कि जेई के क्वेश्चंस में टफेस्ट प्रॉब्लम मैट्रिसेस से पूछे जाते हैं। yes. मतलब आपको हो सकता है कि, लेकिन नंबर इतना है कि ऐसा नहीं है कि एक सिंगल क्वेश्चन आया, हो सकता है एग्जाम में 3 क्वेश्चन आए हो, लेकिन उन 3 में से एक क्वेश्चन वेरी डिफिकल्ट है, तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट टॉपिक तो है ही, लेकिन उसमें से एक आधा कोई आइडिया आपको बिल्कुल क्लिक ना करे एग्जाम टाइम में, ऐसा पॉसिबल है।
और उसका रीजन भी है, आईआईटी के अंदर जो है ना लीनियर अलजेब्रा बहुत पढ़ाई जाती है, तो वहाँ के प्रोफेसर जो हैं वो मैट्रिसेस में बहुत मतलब उनकी कमांड है, तो एक तरह से समझ सकते हैं, तो उस रीजन से वो उस पर काफी अच्छे सवाल पूछ भी लेते हैं। और ऐसा ही कुछ मैं देखता हूँ कि कैलकुलस में भी नाउअडेज स्लोली लेवल काफी इंप्रूव होता जा रहा है, और उसके लिए शायद उनके माइंड में जो है वो ये है कि शायद कि बच्चे कैलकुलस कुछ ज्यादा ही पढ़ते हैं, तो वो इस बात को ध्यान में रखे कि जब सब लोग इतनी ज्यादा पढ़ रहे हैं कैलकुलस, तो इनकी टेस्टिंग अच्छी की जाए। तो उस वजह से कैलकुलस से भी प्रॉब्लम्स बहुत टफ आते हैं। तो अगर आप कहीं पर बचे हुए हो तो वो मुझे लगता है कि वो है अलजेब्रा पोर्शन, क्योंकि जो चैप्टर जितना टफ होता है ना एक्चुअली, तो उस पर टीचर भी सोचता है कि इसमें क्या टफ पूछूं, इसमें तो हल्का ही पूछ लूंगा तो ही बच्चे गिर जाएंगे। हाँ है ना, जैसे अभी बच्चे बाइनोमियल थ्योरम के कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को दिक्कत आती है, नंबर स्कोर नहीं होते, है ना, कि जेई का क्वेश्चन नहीं बना, ऐसा नॉर्मली सुनने में आ जाएगा। तो अपन वो गलती ना करें, अपन बहुत स्ट्रैटेजिकली चले और इस बात को क्लियर करते हुए चले अगर कि ये टॉपिक्स हैं जो कि पब्लिक नहीं कर पाएगी और ये इतने डिफिकल्ट नहीं है, तो क्यों ना हम इससे लोगों से लीड ले लें। और एकदम क्लियर कि यार ये लोगों को लग रहा है कि इसमें सबके नंबर आएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं है ना। लोग इस पर खूब भिड़े हुए हैं, तो आप उसमें कुछ डिफरेंट चलो कि कैलकुलस में मैं कहूँगा कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तक तो ठीक है, लेकिन आप थोड़ा अलग कि इनइक्वालिटी ओवर डेफिनेट इंटीग्रल, है ना, लाइक लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इस तरह के जो ट्रिकी पॉइंट्स है ना, उन पर थोड़ा कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ाओ कि यार ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ पर लोग फंसते हैं, तो मुझे तो इनमें स्कोर करना है, और आईआईटी में इनके आने के चांसेस ज्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस दी है सर ने यहाँ पे कि जो टफ टॉपिक्स हैं उनको हम डर के, ये नहीं कि 4-5 क्वेश्चन ही छोड़ के चल जाएं, बल्कि एक लीड लेने की कोशिश करें कि यार इसको थोड़ा मास्टर कर लिया अगर हमने, तो वील बी एबल टू स्कोर अ लॉट मोर इन कंपैरिजन टू अदर्स। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है कि एक चैप्टर और आता है, मैं नाम बोल दूं, यस सर, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ये लोगों में बहुत फियर है कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल बहुत टफ, और वाकई में हमारी शीट भी टफ है। अगर आपने शीट थॉरोली कर ली ना, तो आप जेई का एग्जाम में क्वेश्चन गारंटी करके आओगे, और वो उसका 50% होता है, बिल्कुल लाइट आइडिया, लेकिन आउट ऑफ फियर आप उस क्वेश्चन को करने से ही डरते। तो आप उस चैप्टर के लिए भी मत डरो, आपने हल्का फुल्का भी अपने किए हुए कंटेंट को ठीक से देख लिया ना, तो आप जेई का प्रॉब्लम आराम से क्रैक कर लो। यस सर, एसओटी के बारे में तो कई बार स्टूडेंट्स कहते ही रहते हैं कि ये ज्योमेट्री का है तो इसमें इस समय डर लगता है, बट आपने काफी अच्छी बात बताई कि एक बार थोड़ा कर लेंगे तो वो दे विल बी इजीली एबल टू अटेम्प्ट। अच्छा सर, आपका फेवरेट मैथ्स का थ्योरम क्या है या इक्वेशन क्या है मैथ्स के अंदर? बहुत है, एएमजीएम इनइक्वालिटी, है ना, कुछ ज्योमेट्री के थ्योरम्स हो गए, लाइक नेम तो मुझे याद ही नहीं रहते थ्योरम्स के, एपोलोनियस थ्योरम जिसको कि मीडियन फॉर्मूला कहता हूँ मैं, तो है ना, मैं तो बहुत सिंपल पॉइंट्स बोलता हूँ एक्चुअली, मुझे तो एज ए रिजल्ट सोचने में याद रखना टफ लगता है ना। जैसे इनफैक्ट मैं जेंसन इनइक्वालिटी पढ़ाता हूँ, तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि मुझे बाई नेम और इवन एज ए फॉर्मूला मुझे याद नहीं होता, लेकिन मुझे ये पता है कि लगती कैसे, ठीक है, मुझे फॉर्मूला नहीं आता। तो ऐसे बहुत कंसेप्ट्स हैं, है ना, वेरियस ज्योमेट्री के थ्योरम्स हो गए, है ना, डायमीटर, सबटेंड, 90 एट सर्कमफेरेंस, इस तरह की प्रॉपर्टीज हैं, ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको लिस्ट बना के दूं नंबर 1 नंबर 2, इससे कुछ नहीं होने वाला है। वो जो आप लोग एक फॉलो करते हो ना, यहाँ के मैं बच्चों को बहुत देखता हूँ, शॉर्ट नोट्स, है ना, छोटी डायरी, ये सब किसी काम की नहीं है। ये सब टोटल बेसलेस बातें हैं। इम्पोर्टेंट बात वो है, जब तुमको टीचर जब कोई टॉपिक पढ़ाता है ना, तो वो जो उसके जो शब्द होते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है, वो की पॉइंट, वो आपको सोचना सिखा रहा होता है, वो आपको उन आइडियाज को अप्लाई करना बता रहा होता है ना, कि जब भी मुझे राइट ट्रायंगल दिखता है तो मेरे माइंड में एक बार आता है कि क्यों ना मैं एक सर्कल बना दूं विद इट्स हाइपोटेन्यूज एज डायमीटर। तो ये सब आइडियाज हैं, आप एज ए फॉर्मूला याद करके जाओगे, आपको एप्लीकेशन दिखेगा ही नहीं, है ना। ये आइडिया होते हैं कि यार ऐसा सोचते हैं, ये मेरी आदत है। तो जो टीचर आपको कुछ आदतें डेवलप करने को कहे ना, उनको ध्यान से सुनो, तो वो ही होते हैं की पॉइंट्स या इम्पोर्टेंट थ्योरम्स।
तो आई थिंक सर हाँ यहीं पे एक जरूरत आती है एक बढ़िया एक बहुत अच्छे कोच एक बहुत अच्छे टीचर की, क्योंकि वो काफी एक बड़े जो टॉपिक है उसको भी एंटायरिटी में कवर कर देते हैं काफी एक बढ़िया अप्रोच बता के, बजाय इसके कि हम डायरेक्टली बुक से पढ़ना कोशिश करें। तो सर ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। अब एक क्वेश्चन और है अगला हमारा कि IIT JEE केमिस्ट्री में आपके कितने मार्क्स थे सर, अगर आप बताना चाहें। नहीं, डेफिनेटली मुझे ये बताने में कभी शर्म नहीं आती और मैं हर साल शायद बच्चों को बता भी देता हूँ। यस। बस ये समझ लो कि मैं IIT में फेल होने से बच गया, इतने नंबर आए मेरे। अच्छा है ना, मेरी जो प्लानिंग थी ना, मैंने कहा ना मैं बहुत स्ट्रैटेजी से चलता था। मेरी स्ट्रैटेजी बस एक ही जगह IIT में फेल हुई और वो थी केमिस्ट्री। मैं ऐसा सोच के गया था कि IIT में 50% के नियर अबाउट जो है ना वो फिजिकल केमिस्ट्री आ जाती है, जैसा कि प्रीवियस ईयर्स में होता आया था। लेकिन IIT वालों को 96 में ही सारी गड़बड़ करनी थी और उन्होंने वेरी फर्स्ट टाइम, शायद मुझे जितना याद है, 41 मार्क्स की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 39 मार्क्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 20 नंबर की फिजिकल। तो केवल फिजिकल केमिस्ट्री का सहारा था और वो 20 नंबर में पूरा जितना हाथ पांव मार सकते थे, उसमें भी पता पड़ा कि एक क्वेश्चन इतना टफ था कि वो बड़ी कोशिश करी तब भी नहीं बना। हम लोग तो उसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहा करते थे, पता नहीं आप लोग क्या कहते हो। तो फिजिकल में भी वो 20 नंबर तो स्कोर नहीं हुए, हाँ, लेकिन 12 से अबव तो आ ही गए मुझे। फिर जिसे कहते हैं ना कि अब तो सर्वाइवल की लड़ाई थी कि नहीं, और वो मेरा लास्ट पेपर था, मैथ्स और फिजिक्स मेरे हो चुके थे, तो मुझे पता था कि वहां तो मैं निकल चुका हूँ। अब मुझे पता था कि यार ये जो है ना ये मेरे को कट ऑफ में डालने वाला है, इस पर मैं फंस गया। तो फिर उस मोमेंट पूरा अपने हाथ पांव मारे, पूरी कोशिश करी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कट ऑफ 28 है तो मेरे 29 होंगे। बिल्कुल बॉर्डर केस ही रहूंगा। 30 के ऊपर मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि 30 के ऊपर मेरे मार्क्स आएंगे। अच्छा। तो इसको लेकिन जो है ना मैं बच्चों से कहूंगा कि ये जो है ना इसको एज ए इंस्पिरेशन मत मान लेना कि आप भी 30 और उधर मैथ्स और फिजिक्स में 80%। आज की पढ़ाई बहुत चेंज हो चुकी है, आजकल बच्चे बहुत पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा स्कोर करते हैं। तो अब वो लो स्कोरिंग जमाना नहीं रहा, अब हाई स्कोरिंग है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर कोई चैप्टर आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है तो आप अननेसेसरी यार उसके पीछे मत पढ़ो। उसमें बोर्ड एग्जाम के लेवल तक का करके कि हाँ ठीक है मैं बोर्ड में तो कर लूंगा, और अगर इजी क्वेश्चन आया तो मैं JEE में भी कर लूंगा, लेकिन अगर इसमें डिफिकल्टी डाली गई तो आई विल सरेंडर। हाँ सर, क्योंकि स्किपिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो एक अच्छा टीचर ही आपको बता सकता है कि यार ये क्वेश्चन आपको छोड़ना है और ये आपको करना है। मतलब छोड़ना नहीं कहूंगा मैं तो कहूंगा कि आपने देखा, क्या पता वो इजी था, है ना, इजी था तो गुड, और डिफिकल्ट था तो आप तो उसमें कमजोर हो। तो आप कमजोर हो तो आप तो वहां के एवरेज क्वेश्चन भी करने में आपको डिफिकल्टी होती है, तो यार टफ क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। तो वो चीज आप एग्जाम टाइम में डेफिनेटली जज कर लोगे। लेकिन मेरा कहना है कि आप प्रिपरेशन में भी थोड़ा टाइम जो अलॉट करते हो सब्जेक्ट्स को, वो टाइम अलॉटमेंट थोड़ा मतलब प्रॉपर होना चाहिए, कि ये नहीं कि मैं उस पर भिड़ा हुआ हूँ और बहुत टाइम किल कर रहा हूँ उस पर, और उसकी वजह से जो इम्पोर्टेंट था उसको भी कहीं ना कहीं सफर करना पड़ गया। वहां से टाइम कट करके यहाँ टाइम लगा रहा हूँ जहां पर आउटपुट नहीं आ रहा। तो ये सारी चीजें बच्चों को समझनी पड़ेंगी, क्योंकि अल्टीमेटली हम कंपटीशन दे रहे हैं और कंपटीशन इज एवरीथिंग रिलेटिव। हमको दूसरों से आगे निकलना है। यस सर, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस दी है सर ने, किस तरह हमें स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ना है IIT JEE एग्जाम के लिए। अच्छा सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने पूछा है कि had you not become a teacher, what other profession might you have chosen? क्या आप दूसरा प्रोफेशन लेते? ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्योंकि पहला प्रोफेशन भी मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही लिया था। अगर टीचिंग में नहीं होता, टीचिंग में ट्राई किया और सपोज सक्सेसफुल नहीं होता, तो शायद मैं वापस कंप्यूटर साइंस में वापस मूव करता। यस सर, जैसा आपने बताया भी अपनी पहली कंपनी के बारे में। यस सर। अच्छा, और सर एक फाइनल क्वेश्चन बस ये है कि बच्चों को अपना किस तरह से मैनेज करना चाहिए वैरायटी, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस में, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इस बारे में। तो सर एनी एडवाइस ऑन दैट? ऑब्वियसली क्वालिटी। इनफैक्ट रिवीजन टाइम में मैं बच्चों को सजेस्ट भी करता हूँ रिवीजन टाइम में, क्योंकि वेरी फर्स्ट टाइम में तो आपको सब करना होता है। yes. लेकिन रिवीजन के लिए मैंने इनफैक्ट शायद एक छोटी सी एडवाइस भी बच्चों से शेयर की हुई है ना, उसका एक छोटा सा मैंने सेशन भी डाला था यूट्यूब पर, कि अगर आपके पास कभी टाइम कम है रिवाइज करने का, तो आप जो है आप जो भी कंटेंट करते हो, आपको जो भी शीट्स या बुक्स आप सॉल्व करते हो, उनमें ऐसे क्वेश्चंस को जरूर मार्क किया करो जो आपसे नहीं हुए, है ना। 2 या 3 अटेम्प्ट आपने दिए लेकिन वो क्वेश्चन नहीं बना, और एक
जो क्वेश्चन हुए लेकिन बहुत मुश्किल से हुए, जिनमें काफी टाइम लगा और बहुत देर बाद जाके बहुत मुश्किल से आपको वो आइडिया स्ट्राइक किया कि अरे यार ये कंसेप्ट लगे, तो ऐसे क्वेश्चन को भी मार्क करो। क्योंकि ऐसे अगर आपको मैं एक अच्छा गैप दे दूं 5-6 मंथ्स या 3 मंथ्स, समटाइम्स हो सकता है मैं आपको 1 महीने के गैप के बाद ही दिखा दूं कि यार देखो तुम फिर नहीं कर पाए उस क्वेश्चन, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो एक गैप के बाद में अगर हो सकता है बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ जाए या बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए तो आप नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे। तो मैं कहता हूँ कि आपको उस मोमेंट ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए रिवीजन में, कि जो मेरे फंसे हुए प्रॉब्लम्स थे जो टफ थे बस उनको करो। तो अपने को टफ से इजी की तरफ आना चाहिए, क्योंकि जब एक बार टफ प्रॉब्लम्स आप कर लोगे तो नो डाउट इजी प्रॉब्लम्स, नंबर ऑफ इजी प्रॉब्लम्स तो आप यूं ही निकाल लोगे। हो सकता है कई को तो आप ओरली निपटा दो कि इसमें ये करेंगे और हो जाएगा, है ना। Yes. तो Thank you, sir. Thank you so much for the precious advice that you gave us. And to all the students, do subscribe the channel and stay back to the channel, क्योंकि काफी ज्यादा वीडियोस अभी आएंगे जहाँ पर विकास सर भी आपको काफी सारी चीजें पढ़ाएंगे और मैथ्स का जो लेवल है, क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे आपको दी जाएगी। So thank you all for tuning in. Bye bye and see you in the next one. थैंक यू।